हेलो गाइस, मैं प्रणव आखरे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रणव आखरे राइजिंग में स्वागत करता हूँ। नाउ रिसेंटली सीएसआईआर ने एसओ और एएसओ के लिए जो नई रिक्रूटमेंट लॉन्च की थी, जिसकी एग्ज़ाम 5th फेब को कंडक्ट होने वाली है। उसका यहाँ पे देखिए सीएसआईआर ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया है। तो इतने दिनों से जो सस्पेंस था इस एग्ज़ाम पे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, उसके साथ-साथ इसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगी, इस सभी का इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर से हमें आंसर मिलेगा। इसी के साथ यहाँ यूपीएससी जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएँगे या नहीं आएँगे या सिर्फ वन लाइनर आएँगे, ये भी इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर से हमें क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हम यहाँ पे जो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है इसके पहले सॉल्यूशन देख लेंगे और विथ सब्जेक्ट उसके सॉल्यूशन देखने के बाद हम उस सब्जेक्ट का एनालिसिस भी करेंगे कि किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इन फ्यूचर। तो इस क्वेश्चन पेपर में सीएसआईआर ने टोटल 30 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने और इसका बाइफर्केशन इन्होंने देखिए हिस्ट्री के यहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछे हैं, पॉलिटी के यहाँ पे उन्होंने 7 क्वेश्चन दिए हैं, करंट के उन्होंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हैं और फिर इंग्लिश के जो है उन्होंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए हैं। तो इस तरह से आने यहाँ पे इन्होंने 30 क्वेश्चन का ये सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है। तो वन बाय वन हम ये सब्जेक्ट वाइज देखते जाएंगे और विथ सॉल्यूशन ये हम देखेंगे। नाउ यहाँ पे जो पहला सेक्शन है जो है हिस्ट्री का, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ अनरेस्ट पूछा है यहाँ पे इंडियन अनरेस्ट। तो इसका आंसर तो वो काफ़ी इजी है, लोकमान्य तिलक, जो कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट करके पहचाने जाते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ पे ऑथर ऑफ आनंद मठ यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। तो जैसे ही इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन हमें यहाँ पे दिखता है वैसे ही हमें साइमन कमीशन की याद आती है। सो इसका आंसर साइमन कमीशन होगा डायरेक्टली। उसके बाद देखिए यहाँ पे भूदान मूवमेंट के बारे में भी पूछा है, भूदान मूवमेंट जो कि विनोबा भावे की थी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसका अगर बाइफर्केशन करें हम, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये था मॉडर्न इंडिया से, सेकंड क्वेश्चन भी मॉडर्न इंडिया से ही है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आया था वो भी मॉडर्न इंडिया से ही है। उसके बाद देखिए विनोबा भावे वाला क्वेश्चन ये भी मॉडर्न इंडिया से ही है। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होने के बाद इमीडिएटली कौन सी मूवमेंट शुरू की गई थी। तो इसका ऑब्वियसली आंसर होगा स्वदेशी मूवमेंट। 1903 में ये मूवमेंट यहाँ पे चालू हुई थी, जब बंगाल का पार्टीशन यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया था उसके बाद ही ये मूवमेंट चालू हुई थी। सो ये भी मॉडर्न इंडिया से था ये भी क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा है वेदों की रचना, हु कंपोज्ड वेदास। तो ये है एंशियंट इंडिया का क्वेश्चन और इसका सही आंसर होगा आर्याज, आर्यंस ने वेदास कंपोज किए हैं। उसके बाद देखिए जो सेवंथ क्वेश्चन है और हिस्ट्री के पोर्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने यहाँ पे पूछा है विच किंगडम फाउंडेड बाय ब्रदर्स हरिहरा एंड बुक्का। हरिहरा एंड बुक्का का यहाँ पे किंगडम पूछा गया है। सो इट्स एन वेरी इजी क्वेश्चन जहाँ पे इसका आंसर होगा विजयनगर। तो ये हुआ मिडिवल इंडिया का जो क्वेश्चन है ये। तो हमने देखी कि 7 क्वेश्चन हुए अभी तक। 7 क्वेश्चन में मॉडर्न के ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन है, उसके बाद एंशियंट का 1 क्वेश्चन है और उसके बाद मिडिवल का 1 क्वेश्चन हुआ। और इनकी देखिए जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी काफ़ी इजी है। और देखिए ये एक सैम्पल पेपर है, इसके लिए इसकी डिफ़िकल्टी लेवल इजी है, बट एग्ज़ाम में इतना इजी क्वेश्चन होंगे क्या? तो हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इजी होंगे इसी टाइप के। बट यहाँ से हमें एक जो चीज़ है वो समझ में आती है एनालिसिस के बाद कि यहाँ पे इन्होंने वन लाइनर पे ज़्यादा फोकस किया है। वन लाइनर्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पूछे गए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं, जो कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होती है उसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो होते हैं हिस्ट्री के वो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने वन लाइनर्स पूछे हैं। तो हमें ये यहाँ से समझ में आता है कि एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वो वन लाइनर्स ही होंगे। मूविंग फॉरवर्ड देखिए यहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी के भी यहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पॉलिटी का क्या अप्रोच रखा है इन्होंने इस क्वेश्चन को पूछते हुए। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट
फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड द सेट ऑफ बेसिक रूल्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फंक्शन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है कि कोऑर्डिनेशन इन सोसाइटी। सोसाइटी के कोऑर्डिनेशन में ही कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मोस्ट ऑफ द करंट बेस्ड क्वेश्चन है, बट इन्होंने यहाँ पे पॉलिटी में ये क्वेश्चन डाला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। सो मैंने जैसे कि मेरी 15 डेज स्ट्रैटेजी के वीडियो में बताया था कि पॉलिटी में यहाँ पे करंट अफेयर्स पे भी फोकस करेंगे वो लोग। तो देखिए ये यहाँ पे इन्होंने पॉलिटी के अंदर ही करंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की थी उस पर यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे उसका जो फार्मूला है वो यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो अगर आपने मेरा ये 15 डेज़ वाला स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। यहाँ पे मैंने बिल्कुल कम समय में ये आपको बताया कि कौन सा सब्जेक्ट अभी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम टाइम हमें यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए बचा हुआ है। तो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी उन्होंने पूछा इसका फार्मूला जो है 5334 का है। 533+4 ये इसका नेशनल एजुकेशन का फार्मूला है। देखिए यहाँ से ये जो 5 है इसमें से 3 जो ईयर्स है ये प्री स्कूलिंग के है। जो फर्स्ट 3 ईयर्स है वो प्री स्कूलिंग के है, इसलिए यहाँ पे फॉर प्री स्कूल एंड फॉर स्कूल सिस्टम ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा। क्योंकि कॉलेज सिस्टम का तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये 12th तक की ये सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे कॉलेज नहीं होगा और हायर एजुकेशन भी नहीं होगा। तो हमारा ये फर्स्ट यहाँ पे इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है कि जो ट्राई है ये किसकी रेगुलेटिंग बॉडी है। तो ट्राई यानी तो आपको तो पता ही होगा कि ट्राई इज़ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा टेलीकॉम। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रीएम्बल पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया विल बी। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए क्वेश्चन में इन्होंने देखिए सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, रिपब्लिक एंड सोशलिस्ट ये सभी प्रीएम्बल में मेंशन्ड है, इसलिए इसका आंसर बी आएगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है 12th, आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स इन। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का बिलीव्स पूछा है, यहाँ पे बिलीफ क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्रक्स है वो क्या है। तो इसमें इसका आंसर बी होगा, डाइवर्सिटी इज आवर पिलर ऑफ आवर कंट्री। क्योंकि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल्स है वो सब इसीलिए इतना बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि हमारा नेशन जो है वो डाइवर्स नेशन है, डाइवर्सिटी बहुत है, इसके लिए इसका आंसर होगा डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी यहाँ पे पूछा है इन्होंने। ये मोस्टली आप हिस्ट्री में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉलिटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा बी, इंडियन फेडरेशन ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसिपल स्टेट। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट पूछा है फंक्शंस ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है उसकी यहाँ पे कितने लिस्ट है ये पूछा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है कि जो है यूनियन लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट, और फिर तीसरी लिस्ट होती है जो होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये 3 लिस्ट होते हैं फंक्शंस के, इसलिए इसका आंसर सी आएगा 3। तो ये यहाँ पे 7 क्वेश्चन पॉलिटी के ख़त्म होते हैं। तो देखिए अगर पॉलिटी के क्वेश्चंस देखें तो जो क्वेश्चंस है इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्रक्स है वो क्रक्स यहाँ पे पूछा है, और हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एनालिसिस किया गया है उस एनालिसिस पे बेसिस ये क्वेश्चन है। तो हमें इसी प्रकार से पॉलिटी का यहाँ पे प्रिपरेशन करना है, वो ज़्यादा फैक्चुअल ना होके थोड़ा यहाँ पे एनालिसिस पे हमें फोकस करना है कि उस स्पेसिफिक आर्टिकल का, जैसे फंडामेंटल्स हो गया, फंडामेंटल आर्टिकल हो गया या फिर प्रीएम्बल हो गया, वो तो उस स्पेसिफिक जो टर्म्स होते हैं वहाँ पे उसका हमें एनालिसिस करके रखना है हमें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे देखिए अभी करंट अफेयर्स के यहाँ पे क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। तो करंट अफेयर्स कैसा है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट नोबेल प्राइज़ पे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये जो है अवार्ड्स पे क्वेश्चन है ये। तो जैसे कि सिलेबस में भी इन्होंने मेंशन किया था कि अवार्ड्स पे क्वेश्चन पूछेंगे, तो अवार्ड्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन है नोबेल प्राइज़ ऑफ 2023 लिटरेचर का। तो इसका आंसर होता है डी, जॉन फोसे। उसके बाद देखिए जो 16 क्वेश्चन है, यहाँ पे ये वोल्केनो है। तो ये एक वोल्केनो है प्ल्यूचेवेस्काया सोप्का। ये वोल्केनो कहाँ पे है जो रिसेंटली इरेप्ट हुआ था, ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है।
जो इंटरनेशनल रिलेशन का हम करंट अफेयर पढ़ते हैं उसमें से ये क्वेश्चन है। तो ये जो वोल्केनो है ये रशिया का है और इसके ऊपर ये याद रखना है आपको कि ये कामचटका जो पेनिनसुला है जो रशिया में है, यहाँ पे ये लोकेटेड है। उसके बाद देखिए ये जो 17th क्वेश्चन है इसमें इन्होंने फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको FAO कहते हैं, इसका यहाँ पे इन्होंने हेड क्वार्टर पूछा है। तो ये हेड क्वार्टर्स वगैरह जो इंटरनेशनल अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके हेड क्वार्टर्स भी हमें करके रखने हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट हेड क्वार्टर पूछ लिया है, तो इसका आंसर होगा रोम, इटली। इटली में ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है। उसके बाद देखिए इंडेक्स पे क्वेश्चन आया है, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया था कि वेरियस इंडेक्सेस पे यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग पूछी जाएगी, तो वैसे ही उसी टाइप से इन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है। सो 2023 में इंडिया की रैंकिंग है 111, जी हाँ 111 यहाँ पे रैंकिंग है। उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स में ये एक क्वेश्चन आया है, ये नेशनल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जहाँ पे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का जो नई स्कीम आई है कि ये किस सेक्टर में यहाँ पे इसका यूज़ करने का जो अभी नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसके लिए ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे। सो इसका आंसर होगा PNG ट्रांसपोर्ट एंड PNG डोमेस्टिक, क्योंकि PNG यानी क्या होता है, तो पाइप्ड, P यानी क्या है, पाइप्ड नेचुरल गैस, तो ये डोमेस्टिक है। और CNG ये तो अपने ट्रांसपोर्ट अपने गाड़ियों में यूज़ होता है, तो ये CNG। सो इसका आंसर होगा CNG ट्रांसपोर्ट एंड PNG। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन आया है दैट जमरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, इसका यहाँ पे हमें बताना है। ये भी एक नेशनल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड, D। उत्तराखंड में ये प्रोजेक्ट है, अभी काफ़ी न्यूज़ में भी था ये प्रोजेक्ट। सो उसके अकॉर्डिंग ये इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये हुए करंट अफेयर्स के यहाँ पे 6 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, और जिसमें से देखो उन्होंने इंडेक्स भी पूछ लिया, उसके बाद नेशनल करंट अफेयर्स भी पूछ लिया, और उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी यहाँ पे पूछा हुआ है। तो हमें इसी तरीके से यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन करनी है करंट अफेयर्स में। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कॉम्प्रहेंशन कितना बड़ा होगा ये हमें डाउट था, तो देखिए कॉम्प्रहेंशन ज़्यादा बड़ा नहीं है यहाँ पे, जिस पे देखिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन दिए हैं, एक ही कॉम्प्रहेंशन में यहाँ पे 5 क्वेश्चन इन्होंने मेंशन किए हैं। इसका मतलब एग्जाम में भी एक ही कॉम्प्रहेंशन पे 5 क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पे कॉम्प्रहेंशन ज़्यादा बड़ा है नहीं, मुश्किल से मुश्किल ये 10-15 लाइनों का एक कॉम्प्रहेंशन है। तो इस पे ये क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछे कॉम्प्रहेंशन के, काफ़ी वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है, ज़्यादा एनालिटिकल कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए ये PDF आप CSIR के ऑनलाइन साइट पे जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, और वो आप खुद एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करके ज़रूर देखिए। तो इसके बाद देखिए कॉम्प्रहेंशन के बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो यहाँ पे हमें टेंसेस करके जाना है। देखिए इन्होंने सिलेबस में टेंसेस ये जो पोर्शन है ये इन्होंने मेंशन नहीं किया था, फिर भी यहाँ पे इसके क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं। इसका मतलब इंग्लिश में हमें पूरा का पूरा ग्रामर करके जाना है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिलेबस में जितना ग्रामर दिया है उतना ही करेंगे। क्योंकि देखिए ग्रामर यानी इन्होंने सिलेबस में तो सिर्फ प्रेपोजिशंस वगैरह और एरर्स वगैरह इतना ही यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था, बट यहाँ पे इन्होंने टेंसेस पे क्वेश्चन डाले हैं। सो हमें टेंसेस वगैरह सब करके जाना है। उसके बाद देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस, ये भी टेंस का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रेपोजिशन पूछा है, प्रेपोजिशन तो अपने सिलेबस में मेंशन था ऑलरेडी, तो प्रेपोजिशन पे क्वेश्चन आया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये भी सिलेबस में मेंशन नहीं है, एज एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब हमें जो ग्रामर है उस पर पूरा का पूरा फोकस करना है, ग्रामर पे अच्छी तरह से, क्योंकि इन्होंने जो है ग्रामर बहुत डीप में पूछा है। उसके बाद देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस भी, ये भी यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, क्या टाइप से सेंटेंस के, उसके बाद उसका टेंसेस, उसके बाद प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब हमें करके जाना है। तो यहाँ पे हमारा पेपर 1 का एनालिसिस खत्म होता है। तो अगर एक बार समअप करें तो क्या कैसा ये पेपर था, तो देखिए अगर इस एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अगर मैं समअप करूँ तो इसका जो लेवल क्या है इस पेपर का, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये इजी टू मीडियम लेवल का पेपर है। और क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं, तो वन लाइनर क्वेश्चन है मोस्टली।
तो जो हिस्ट्री है और पॉलिटी भी है, ये भी वन लाइनर क्वेश्चन आया है। पॉलिटी में सिर्फ अपने को कॉन्स्टिट्यूशन का जो एनालिसिस है, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे पॉलिटी के। उसके साथ करंट अफेयर्स देखिए, करंट अफेयर्स भी वन लाइनर है। मुझे कभी कभी लगा था कि करंट अफेयर्स का यूपीएससी जैसे पूछेगा, जहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर होता है, तो वैसा करंट अफेयर नहीं है। यहाँ पे मोस्टली वन लाइनर करंट अफेयर ही आएगा, तो हमें उस प्रकार से यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। और उसके बाद देखिए इंग्लिश में देखिए इन्होंने ग्रामर बहुत ही ज़्यादा डीप में पूछ लिया है। जितना इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है उससे ज़्यादा इन्होंने इंग्लिश का ग्रामर पूछा है यहाँ पे, इसलिए हमें ग्रामर अच्छे तरीके से करना है। और देखिए जो कॉम्प्रहेंशन है वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रहेंशन पे, उसमें उतना कोई डिफ़िकल्ट है नहीं। तो इंग्लिश भी मैं बोलूँगा कि मीडियम लेवल का है। तो देखिए जैसे कि मैंने अपने 15 डे की जो स्ट्रैटेजी थी उसमें मैंने बोला था कि हमें पेपर 1 पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पे जो पेपर 1 का जो पार्ट है वो बहुत ही ईजी पार्ट है। तो इन्होंने जो सैम्पल को पेपर भी डाला है वो भी बहुत ही ईजी था। तो देखिए आज हमने यहाँ पे ये पेपर 1 का एनालिसिस किया है। तो अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे पेपर 2 का भी एनालिसिस करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो मैं यहाँ पे ज़रूर ये एनालिसिस डालूंगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इट्स मी प्रणव आकरे साइनिंग ऑफ। जय हिंद।